हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसका, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं जो पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और काफ़ी सारी इसमें टाइप्स ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स है जो यूज़ होती हैं पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए, जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, एसोसिएशन टेक्निक्स हैं। तो इसके अंदर जो कवर हो रहे हैं डिफरेंट एरियाज़, जो इंडेक्स है इसका वो देख लेते हैं एक बारी। पहले इंट्रोडक्शन है, फिर ऑब्जेक्टिव, नीड्स एंड एम्स ऑफ असेसमेंट, मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। इसके अंदर इंटरव्यू है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, एसोसिएशन टेक्निक्स हैं। उसके बाद कुछ इंक ब्लॉट टेक्निक्स हैं। इंक ब्लॉट के अंदर कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन, एक्सप्रेशन, क्रॉसचेक की इंक ब्लॉट टेक्निक है, होल्ट्समैन की इंक ब्लॉट टेक्निक है, टीएटी है, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, और इनकी लिमिटेशंस हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट की लिमिटेशंस हैं। फिर बिहेवियर असेसमेंट और उनकी लिमिटेशंस, पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज यानी कि जिसमें क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे जो सेल्फ रिपोर्ट करने होते हैं, जिसमें एक MMPI के बारे में हम बात करेंगे और उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ये कह रहे हैं कि पर्सनालिटी को असेस करने के लिए उसके करेक्टरिस्टिक बिहेवियर पैटर्न को असेस करना होता है, और वो जो पैटर्न होते हैं वो बहुत सेलिएंट होते हैं, बहुत स्टेबल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी। ओके, एंड द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग और मेजरिंग और असेसिंग पर्सनालिटी वेरी अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी यूज्ड। बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, डिपेंड करता है आपने कौन सी पर्टिकुलर ट्रेट को आप मेजर करना चाहते हो। तो डिफरेंट मेथड्स हैं पर्सनालिटी को असेस करने के लिए, और इसमें आगे ये बताया हुआ है कि पर्सनालिटी असेसमेंट में आल्सो डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पर्पस फॉर विच इट इज़ डन। अब किस पर्पस के लिए कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि इफ़ द पर्पस इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग द पर्सनालिटी में सेलेक्ट डिफरेंट टेस्ट इन्वेंट्री। इफ द पर्पस इज टू क्लासीफाई पर्सन एज पर देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स, डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट में भी यूजफुल। तो डिपेंड करता है आपके टेस्ट का पर्पस क्या है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने, जैसे आप खुद की अपनी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई टेस्ट दे रहे हो, तो आप कौन सा लोगे? आप अपने आप को असेस करने के लिए हर टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। कुछ पर्टिकुलर टेस्ट है जो आप नहीं कर सकते अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर कर सकते हो, अपने ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी और दूसरे पर्सन को अगर की पर्सनालिटी आप देखना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। तो डिपेंड करता है किस पर्पज़ के लिए आप वो टेस्ट यूज़ कर रहे हो। और ये डायग्नोस्टिकली भी यूज़ किए जाते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह को डायग्नोस करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इनको यूज़ करते हैं, काउंसलर्स यूज़ करते हैं। तो पर्सनालिटी के अलावा डायग्नोसिस के लिए भी ये टेस्ट यूज़ होते हैं। जितने भी पर्सनालिटी असेसमेंट के टेस्ट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक तो सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव, एक प्रोजेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जिसमें आप अपने व्यू पॉइंट से किसी की पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे किसी की ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट के बेस पे, उसने जो खुद बताई है आपको उसके बेस पे, या बायोग्राफी के बेस पे, किसी और ने उसके बारे में जो बताया है उसके बेस पे। तो किसी का इसमें सब्जेक्टिव व्यू होता है, मतलब किसी के व्यू के हिसाब से अगर आप पर्सनालिटी किसी की असेस कर रहे हो। इसमें या तो बताने वाले का होगा, या जो उसकी पर्सनालिटी के बारे में बोल रहा है उसका व्यू होगा, या खुद वो होगा पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। तो किसी ना किसी एक पर्सन के व्यू पॉइंट के बताने के बेस पे अगर आप किसी की पर्सनालिटी को असेस कर रहे हो तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है। फिर एक वो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के व्यू पॉइंट से ही है, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव नहीं बोल सकते। ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो हर किसी के लिए सेम हो। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जब हम असेस करते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब वो कोई पर्सन ए किसी से पूछे, पर्सन बी पूछे, पर्सन सी पूछे, उसमें आंसर जो आएगा वो तीनों के लिए सिमिलर होगा। तो इसमें किसी एक का व्यू पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता है, किसी की बायसनेस नहीं होती है। तो वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ज़्यादातर ये वो वाले होते हैं जिसमें हमने क्वेश्चंस पुट किए होते हैं, वो आंसर करने होते हैं। प्रोजेक्टिव हो जाते हैं जिसमें हम कोई अनस्ट्रक्चर्ड सी चीज़ उन्हें दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको इसमें क्या चीज़ नज़र आ रही है। प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें वो जो चीज़ वो बताते हैं उनसे उनकी फीलिंग्स प्रोजेक्ट होती हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं। अभी आपको नहीं भी समझ आ रहा तो नीचे जब हम टेस्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्टिव का मतलब क्या चीज़ है।
सो सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि हमेशा जो पर्सनालिटी असेसमेंट है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं चलती है, क्योंकि सब्जेक्टिव किसी के खुद के व्यू पॉइंट की होती है। तो अगर आप जैसे लिख रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा है, तो वो नहीं चलेगा, आपको नहीं सबको लगना चाहिए। तो सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फ्री ऑफ बायस होना चाहिए, उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और किसी की भी, ना पर्सन की ना असेसर की, किसी की भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, टोटली ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज़ करनी चाहिए पर्सनालिटी को जज करने के लिए। और प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो भी अच्छे हैं काफ़ी किसी की पर्सनालिटी असेस करने के लिए, पर प्रोजेक्टिव में अगेन थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं उसकी भी, जो आगे हम बात करेंगे प्रोजेक्टिव टेस्ट की भी। पहले देख लेते हैं आगे टेस्ट कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव में हम क्या पढ़ेंगे कि डिफ़ाइन करना कैसे पर्सनालिटी असेस की जाती है, उसके फीचर्स, उसके एम्स, उसके मेथड्स, टाइप्स ऑफ टूल्स उसमें जो यूज़ होते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स। नीड्स एंड एम्स में क्या है कि हम क्यों करते हैं किसी की पर्सनालिटी असेस, क्या उसका क्या नीड है। तो किसी भी दो इंडिविजुअल के बीच के डिफरेंसेस अगर आपने पता करने हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों की पर्सनालिटी में क्या डिफरेंसेस हैं, किसी के अंदर क्या साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, इस टाइप की चीज़ें असेस करने के लिए पर्सनालिटी टेस्टिंग की जाती है। और किसी की पर्सनालिटी को जज करने के लिए पर्सनालिटी टेस्टिंग की जाती है। और पर्सनालिटी टेस्टिंग एक मेजर ऑफ इमोशनल एंड मोटिवेशनल ट्रेट भी बताती है कि कोई पर्सन जो है कितना इमोशनल है, किस तरीके से मोटिवेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पर्सनालिटी असेस। और आजकल तो पर्सनालिटी आप ये भी लिख सकते हो उसमें कि कोई अगर जैसे कहीं पे जॉब के लिए जाता है तो वहाँ पे भी पर्सनालिटी वगैरह बहुत ज़्यादा क्रिटिकली चेक की जाती है, पर्सनालिटी असेसमेंट की जाती है किसी को जॉब पे रखने के लिए। तो इस तरह से भी आप इसमें नीड्स और एम्स में डाल सकते हो कि करियर वाइज भी पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वहाँ पे भी जो इंटरव्यू और जो रिटन टेस्ट होते हैं उसमें पर्सनालिटी असेसमेंट के भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें। फिर मेथड्स क्या है, जैसे पहला इंटरव्यू लिखा है इन्होंने, दूसरा प्रोजेक्टिव, तीसरा एसोसिएशन, फिर एक्सप्रेसिव। तो एक तो ये कैटेगरी है जिसके बेस पे आप इन टेस्ट को डिवाइड कर सकते हो। तो पहला है इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब आप जिससे पूछ रहे हो क्वेश्चन, वो अपनी पर्सनालिटी के बारे में खुद आपको बता रहा है। आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप ऐसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता। तो जो भी आपने क्वेश्चंस बनाए हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो चाहे अनस्ट्रक्चर्ड हो। स्ट्रक्चर्ड मतलब आप पहले से ही सेट करके ले गए हो कि मुझे ये 10 क्वेश्चन पूछने हैं उससे। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिख के ले गए, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपने उसी के आंसर में से बना लिए। तो वो जो आंसर दे रहा है उसी में से आप क्वेश्चन बनाते जा रहे हो, पहले से फिक्स नहीं है, वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। तो इस तरीके से इंटरव्यूज़ होते हैं। इनकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ये है कि जो इंटरव्यूई है, जो इंटरव्यू दे रहा है, वो हमेशा आपको सही डेटा नहीं बताएगा, वो आपको मिस इन्फॉर्मेशन बताएगा, मिस इन्फॉर्म करेगा या झूठ बोल देगा या एक्चुअल फैक्ट्स नहीं बताएगा। वो ऐसी चीज़ें बताएगा जो सोशली डिज़ायरेबल हो, वो कोशिश करेगा मैं अपने बारे में कोई नेगेटिव चीज़ ना बताऊँ, कोई मेरी बुरी आदत तो मैं ना बताऊँ। तो इस तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है, प्रॉब्लम होती है कि जो आंसर है वो एक्चुअली में ट्रस्टवर्दी आंसर्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी साइड से भी बायस हो सकती है, उसके बिलीफ सिस्टम या प्रिजुडिस है अगर उसके अंदर, जिस पर्सन का वो इंटरव्यू ले रहा है उस पर्सन के अगेंस्ट अगर इंटरव्यू लेने वाले के अंदर कोई पहले से ही कोई प्रिजुडिस है, तो वो उसके आंसर्स को उस तरीके से इंटरप्रेट करेगा। तो ये दोनों की साइड से ही बायस हो सकता है। तीसरा चीज़ है हेलो इफेक्ट होता है। हेलो इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप जैसे सपोज आपको किसी की पर्सनालिटी देखने में कोई बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आप उसकी पर्सनालिटी को भी बहुत अच्छा जज करोगे कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। तो हेलो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको कोई एक चीज़ अच्छी लगी तो आप उसकी हर चीज़ को पॉजिटिवली देखना शुरू कर दोगे। सो हैविंग अ फेवरेबल और अनफेवरेबल इम्प्रेशन ऑफ समवन एट द फर्स्ट मीटिंग, after the first impression all of the comments and behavior of that person are interpreted in agreement। मतलब आपको पहली मीटिंग में कोई अच्छा लगा तो आप उसकी हर चीज़ पॉजिटिवली ही वो करोगे, रेट करोगे। तो वो हेलो इफेक्ट होता है कि एक चीज़ अच्छी लग गई तो आप हमेशा उसको हर चीज़ पॉजिटिव सोचोगे। तो ये चीज़ भी इंटरव्यू में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या होता है, जो
इसके लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती है ना, उसको निकलवाने के लिए यूज़ होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अनकॉन्शियस माइंड जो इंडिविजुअल का, जो हम ऐसे मुंह से बोल के नहीं बता सकते, तो आपके अंदर अनकॉन्शियस चीज़ें जो आपको भी नहीं पता, आपके इनर डिज़ायर्स हैं, इनर फियर्स हैं, इनर मोटिवेशंस हैं, हिडन है, जो आपकी कॉन्शियसनेस में भी नहीं है, वो सब चीज़ें निकलवाने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज़ होती हैं। और द असाइनमेंट ऑफ, और ये रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ें, जिस चीज़ से ये असेसमेंट करते हैं, वो टूल्स जो होते हैं, जो भी वो यूज़ करते हैं उसमें, वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उसका कोई शेप और या कोई फिक्स वो नहीं होता स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ें यूज़ करते हैं। एन अनस्ट्रक्चर्ड टास्क इज़ वन दैट परमिट्स एन एंडलेस रेंज ऑफ पॉसिबल रिस्पॉन्सेज। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है ना, कि बहुत सारे रिएक्शन मिल सकते हैं, कितने भी रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर में तो आंसर फिक्स होते हैं, या तो येस या नो, या ये या वो। लेकिन अनस्ट्रक्चर में आप ओपन छोड़ देते हो कि जो भी रिस्पॉन्स देना चाहे वो दे सकते हो, तो इसमें आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है रिस्पॉन्स मिलने की, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लाइंट्स को एम्बिगुअस विजुअल स्टिमुलाई दिखाते हैं। एम्बिगुअस विजुअल स्टिमुलाई मतलब कंफ्यूजिंग सी कोई विजुअल चीज़ दिखाते हैं, कोई फ़ोटो दिखाते हैं और उनको पूछते हैं ये क्या है। तो जो भी क्लाइंट बताते हैं उसको ये प्रिज्यूम करते हैं कि जो वो बता रहा है उसको देख के वो अनकॉन्शियस उसके अंदर के फीलिंग्स को प्रोजेक्ट कर रहा है। तो जैसे सपोज़ कोई अजीब सी फिगर दिखाई जो कुछ है नहीं, और क्लाइंट से पूछो कि आपको क्या लग रहा है, ये क्या है, तो उसने बोला ये स्नेक है और ये बहुत डेंजरस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्नेक है और बहुत डेंजरस स्नेक है, तो उससे वो ये जज करेंगे कि अच्छा इसको स्नेक से डर लगता है। इस टाइप से होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक में। और रिस्पॉन्सेज अंडरस्टैंड दी साइकोडायनेमिक एंड अंडरलाइन प्रॉब्लम। साइकोडायनेमिक वर्ड यहाँ इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि साइकोडायनेमिक थ्योरीज में सब चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही बेस्ड है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि साइकोडायनेमिक कॉजेज को, अंडरलाइन कॉजेज है जो उसके अनकॉन्शियस माइंड को, उसको बाहर निकालने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज होती है। बिसाइड देयर फंक्शन ऑफ एक्सप्लोरिंग वंस पर्सनैलिटी, इट ऑल्सो सर्व्स एज अ डायग्नोस्टिक टूल टू अनकवर हिडन पर्सनैलिटी इशूज। तो पर्सनैलिटी जज करते हैं, साथ में जो अनकवर पर्सनैलिटी इश्यूज हैं उसको भी डायग्नोस करने में हेल्प मिलती है। ये सबसे पहले कैसे शुरू हुई थी प्रोजेक्टिव टेक्निक? लियोनार्डो दा विंची जो बहुत बड़े पेंटर थे, उन्होंने क्या किया था, उनको अपने लिए स्टूडेंट्स चाहिए थे कुछ, तो उन्होंने अपने वहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे थे कहीं पे, कुछ बच्चे थे, उसमें से उनको अपने लिए कोई स्टूडेंट्स चाहिए थे, तो उन्होंने उनको एक एम्बिगुअस सी पिक्चर दिखाई थी, और उस पिक्चर में से जिस बच्चे ने बोला कि उनको शेप्स नज़र आ रही हैं, पैटर्न नज़र आ रहे हैं, उसके बेस पे लियोनार्डो ने अपने स्टूडेंट्स उसमें से सेलेक्ट किए थे। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का शुरुआत तब से हुई थी। ऐसे ही कुछ वर्ड एसोसिएशन टेक्निक भी होती है कि एक वर्ड से आपको कौन सा दूसरा वर्ड याद आ रहा है, तो वो भी होती है जो गैलन ने कंस्ट्रक्ट की थी। तो ये जनरली हम कई बार गेम भी करते हैं कि एक वर्ड बोलो तो उससे रिलेटेड आपको कौन सा वर्ड याद आ रहा है, तो उससे वो पता चलता है कि उसके अंदर की फीलिंग क्या है। तो ये सारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं जिससे हम हिडन या अनकॉन्शियस फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को पता कर सकते हैं किसी की भी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है कि जो टेस्ट ले रहे होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है कि उनकी कौन सी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए वो टेस्ट लिया जा रहा है। मतलब जैसे आप अगर टेस्ट दे रहे हो ये वाला और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपके रिस्पॉन्स का मैं क्या मीनिंग निकालूंगी। तो टेस्ट जो दे रहे हैं उनको नहीं पता होता कि क्या इंटरप्रिटेशन होने वाली है उनके रिस्पॉन्सेज की। फिर क्लासिफिकेशन है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की। पहला है कंस्ट्रक्टिव टाइप, इसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना होता है, उनको कुछ बनाना होता है, जैसे कि उनको बोल देंगे कि एक ह्यूमन फिगर बनाओ, तो ह्यूमन फिगर कैसी बनाई है उसके बेस पे वो उनकी फीलिंग्स जज करेंगे। उन्होंने फेस पे कितनी इंपॉर्टेंस दी है फिगर के, हाथ में क्या, हाथ किस तरह के बनाए हैं, नेक किस तरह की बनाई है, ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो वो ड्राइंग से ही वो जज कर लेते हैं कि किसी पर्सन के अंदर क्या। अच्छा, किसी ने जैसे सपोज
किसी ने अपने माउथ पे बहुत ज़्यादा उसकी जो ड्राइंग बनाई है उसके माउथ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करी हुई है, तो वो ये इस तरीके से वो उसको जज कर सकते हैं कि ये शायद बहुत टॉकेटिव पर्सन है। मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। तो इस तरीके से उनको बोलते हैं कि आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ बनाना है। ऐसे ही वो हाउस, ट्री और पर्सन वाली टेक्निक भी होती है, HTP बोलते हैं उसको। उनको बोलते हैं कि एक हाउस बनाओ, एक ट्री बनाओ और एक पर्सन बनाओ। तो उसके बेस पे, उनकी ड्राइंग पे बेस पे उनको जज करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलते हैं उनको कि आपको कुछ ड्रॉ करना है। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब इसके अंदर वो कुछ पिक्चर दिखाते हैं उनको, जैसे कोई इंक ब्लॉट टेक्निक है, रॉर्सेट इंक ब्लॉट टेक्निक। वो पिक्चर दिखाते हैं उनको और बोलते हैं कि बताओ इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको। तो वो पिक्चर अजीब सी होती है, उसको देख के लगता है कि ये पता नहीं कुछ भी हो सकता है, यहाँ बैट बना हुआ है या कोई भालू बना हुआ है, उस टाइप से। मैं आपको इसकी वो फ़ोटो दिखा देती हूँ मैं इन टेक्निक्स की, आपको मैंने सेव करी हुई है डाउनलोड करके। एक पिन मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ उनकी। अब जैसे उसकी जो मैं बात कर रही थी ड्रॉ पर्सन की, तो ये एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे किसी ने ये पर्सन ड्रॉ किया हुआ इस टाइप से। तो हेड्स, लेग्स, क्या क्या चीज़ें देखते हैं उसमें, हेड देखेंगे, लेग देखेंगे, आर्म्स देखेंगे कैसी बनाई है। लेंथ ऑफ द ट्रंक, ये ट्रंक ये ऊपर का पार्ट हो गया ये वाला। नेक, आइज, ये सब चीज़ें देख के उनको स्कोर्स देंगे। तो इसका जो भी टोटल स्कोर है वो 13 बन रहा है, तो उस हिसाब से फिर कैलकुलेट करेंगे। तो ये तरीका होता है। यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे स्कोर देते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉ पर्सन में करते क्या है। कि उनको बोलते हैं कि ड्रॉ करो, और उसके उनकी ड्राइंग के बेस पे उनके पास कुछ ऑलरेडी एक स्केल होता है, क्राइटेरिया स्केल होता है, जिसको देखते हैं कि वो अगर हेड बड़ा है तो कितने मार्क्स देने हैं, छोटा हेड बनाया तो कैसे मार्क्स देने हैं, आईज ऐसी बनाई हैं तो क्या मार्क्स देने हैं। तो वो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा रेफरेंस के लिए होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो मैंने हाउस, ट्री और पर्सन बोला था, वो इस टाइप से कि उनको बोलते हैं कि आपको हाउस, ट्री और पर्सन बनाना है। तो हाउस में अगर किसी ने ऐसे ब्रिक्स बनाई हैं या किसी ने ऐसे लाइंस बनाई हैं, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि उनके अंदर ईगो कितनी है। जैसे लाइंस एंड वॉल्स रिप्रेजेंट बाउंड्रीज एंड स्ट्रेंथ ऑफ ईगो। तो इस टाइप से वो उसकी ईगो जज करते हैं उसके हिसाब से। और जैसे कि लीव्स, अगर जो ट्री की लीव्स हैं वो कैसी बनाई है उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो लीव्स आर दी साइंस दैट एफर्ट टू रीच आउट आर सक्सेसफुल सिंस लीव्स ग्रोइंग में। तो अगर किसी ने बहुत सारी लीव बनाई है तो मतलब वो सक्सेसफुल होना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। इस टाइप से वो देखते हैं कि कितनी डिटेल में लीव्स बनाई है उसने ट्री में। पॉइंटी लीव्स बनाई है तो वो एग्रेशन भी हो सकता है। अगर किसी ने बहुत पॉइंटेड लीव्स बनाई है तो वो एग्रेशन भी हो सकता है। तो ये अपना अपना इनके पास एक क्राइटेरिया होता है जज करने का कि किस बेस पे उस पर्सन को जज करना है, वो उसकी ड्राइंग के बेस पे। और जो मैं आपको रॉर्सेट का इंक ब्लॉट टेस्ट बोल रही हूँ वो ये वाला है। इस टाइप से वो दिखाते हैं एक फ़ोटो, ऐसे इंक इंक से ये बनाया हुआ है। जैसे हम इंक डाल के पेपर को फोल्ड करके खोल दें तो वो दोनों साइड पे सिमेट्रिकली पैटर्न आ जाएगा। तो वैसे काफ़ी सारे इस तरह के पैटर्न्स बनाए होते हैं। तो ये दिखा के वो पूछते हैं कि क्लाइंट को कि बताओ आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है। तो कोई बोलेगा मुझे 2 लोग दिख रहे हैं, कोई बोलेगा मुझे बैट नज़र आ रहा है। तो इस टाइप से उनके रिस्पॉन्सेज से वो उनको जज करते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। तो हमने कंस्ट्रक्टिव देख ली, कॉन्स्टिट्यूटिव देख ली। उसके बाद कैथार्टिक का मतलब है जब वो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं उसके साथ, काउंसलर के साथ या साइकोलॉजिस्ट या जो भी है। तो इट इंक्लूड सिचुएशन वेयर एग्जामिनी कैन रिलीज हिज विशेज, मतलब अपनी विशेज शेयर कर सकते हैं, इनर डिमांड शेयर कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट शेयर कर सकते हैं। इंटरप्रिटेटिव का मतलब है जहाँ पे उनको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मतलब किसी चीज़ का मीनिंग बताना है उनको। इसमें एग्जाम्पल है थीमेटिक ए परसेप्शन या वर्ड एसोसिएशन। थीमेटिक ए परसेप्शन में उनको कोई फ़ोटो दिखा दी जाती है, उन्हें बोलता है कि आप बोला जाता है कि इसके पीछे आपको ये फ़ोटो में क्या हो रहा है ये समझाना है। और वर्ड एसोसिएशन में उनको एक वर्ड दिया जाता है, उससे रिलेटेड उनको कोई दूसरा वर्ड बताना होता है। तो इसमें वो इंटरप्रेट करते हैं उसका मीनिंग क्या है। जैसे आप ये फ़ोटो यहाँ देख रहे हो ना, ये थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट है, TAT।
अब इसमें क्या है, जैसे इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, तो ऐसी पिक्चर उनको दिखाते हैं और उन्हें बोला जाता है कि आपको अब ये बताना है कि ये पर्सन कौन है, ये पर्सन कौन है, जो आपको लग रहा है वो बताओ कि ये कौन हो सकता है, ये कौन है। हो सकता है इसकी मदर बोले, कोई कोई बोले कि एल्डर सिस्टर, या कुछ भी, जिसका जो भी इंटरप्रिटेशन होगा। और फिर इनकी स्टोरी बतानी है कि यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं, इनकी पहले क्या ऐसी बात हुई है जो ये खड़े हैं, अभी क्या बात कर रहे हैं। तो ये पूरी एक थीम बतानी होती है इसमें क्लाइंट को। तो आगे चलते हैं, फिर इंटरप्रिटेटिव के बाद है रिफ्रैक्टिव। रिफ्रैक्टिव में वो सारी टेक्निक्स आती हैं जिसमें उसकी ड्राइंग और पेंटिंग से जज किया जाता है उसकी पर्सनालिटी के बारे में क्लाइंट की। इसमें से एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है ग्राफोलॉजी। और ग्राफोलॉजी का मतलब होता है आप किसी की हैंड राइटिंग से उसके बारे में कैसे जज कर, उसकी पर्सनालिटी के बारे में कैसे जज कर सकते हो। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है। इसकी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी आपको मिलेंगी कि आप कैसे किसी की हैंड राइटिंग से बता सकते हो कि वो पर्सन कैसा है अंदर से। तो ग्राफोलॉजी एक्चुअली में बहुत यूज़ होती है। एक ही एग्जांपल मैंने यहाँ खोल दिया आपके सामने ग्राफोलॉजी का। तो यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि जैसे अगर सपोज कोई इस तरह से टी का वो बनाता है, जो लाइन है टी की, तो दैट मीन्स वो नेचर वाइज बहुत रिप्रेस्ड है, अनएक्सप्रेसिव है, वो शेयर नहीं करता चीज़ों के साथ, किसी के साथ अपनी फीलिंग्स। कोई अगर टी को इस तरीके से लूप के फॉर्म में बनाता है तो वो बहुत टॉकेटिव है और वो बहुत अच्छे से अपनी बातें बता सकता है, बोल लेता है, अपने काम को लेके सेंसिटिव है। अगर कोई इनफ्लेक्सिबल बिगिनिंग स्ट्रोक, अगर जो स्ट्रोक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट टाइप का है किसी का टी बनाने का, तो वो बहुत ज़्यादा स्टबन है, ज़िद्दी टाइप का है। कोई इस तरीके से बना रहा है अगर, तो इस तरीके से, मतलब ये एग्जांपल एक दिखा रही हूँ आपको कि कैसे ग्राफोलॉजी की जाती है, मतलब उनकी राइटिंग से उनके बारे में पता लगा। और ये एक्चुअल है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये रॉन्ग टेक्निक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें कई बार ठीक भी निकलती है। आप ग्राफोलॉजी की वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, तो आपको उसमें अपने खुद को भी आप जज कर सकते हो अपनी राइटिंग देख के। तो ये होती है ग्राफोलॉजी। तो ये कुछ कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं अभी तक पर्सनालिटी असेसमेंट की। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है। तो पहले इंटरव्यू था, फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आई थी और उसके अंदर ये क्लासिफिकेशन थी: कंस्ट्रक्टिव, कॉन्स्टिट्यूटिव, कैथार्टिक, इंटरप्रिटेटिव, रिफ्रैक्टिव। और तीसरा था एसोसिएशन टेक्निक। और एसोसिएशन टेक्निक का मतलब आपने एसोसिएशन बनानी है, दो चीज़ों को लिंक करना है। तो वर्ड एसोसिएशन इसमें आता है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, आपको उससे मिलता जुलता या उस वर्ड को सुन के आपको जो भी याद आ रहा है वो बताना है, तो वो एसोसिएशन टेक्निक हो गई। फिर अब हम मेन इस पे आते हैं, जो इसमें ज़्यादा डिटेल में जो डिस्कस करी हुई है वो है इंक ब्लॉट टेक्निक्स। और इसमें दो हैं, एक रॉर्सैक की और एक होल्ट्समैन की। ये दोनों इंक ब्लॉट टेक्निक्स हैं। इसमें क्या है कि all those situations are included here in which a story is constructed by examining on seeing the stimulus material। अब आप वही है जो आपको फोटो याद करो आप, मैंने जो दिखाई थी आपको जिसमें एक बैट टाइप का बना हुआ था, उस टाइप से इंक ब्लॉट की पिक्चर्स दिखाते हैं बहुत सारी, और उसको देखना बताना होता है कि उससे उसको क्या उसमें नज़र आ रहा है और उसके बेस पे उसकी जो पर्सनालिटी है वो इंटरप्रेट करी जाती है। थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट भी कुछ इसी तरीके का है, जिसमें वो फोटो दिखाई थी दो लोगों की और फिर बताना, स्टोरी बतानी है उसके पीछे की। तो मतलब जहाँ पे क्लाइंट ने कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है, कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है मतलब अपने बेस पे कोई चीज़ बतानी है कि ये है, इसका मतलब ये है, या फिर कुछ ड्रॉ करना है, कुछ पेंट करना है, तो उन सबको इन्होंने कंस्ट्रक्शन टेक्निक में डाल दिया है कि जहाँ क्लाइंट खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो कंस्ट्रक्शन टेक्निक हो गई। फिर एक टेक्निक इन्होंने बोली है कंप्लीशन टेक्निक होती है। कंप्लीशन में क्या होता है, जैसे इस तरीके से सेंटेंस दे दिया जाता है, आई वॉन्ट डैश, तो उसको आगे क्लाइंट को भरना है, वो उसकी जो इच्छा होगी वो उसमें भरेगा। या आई फील एक्साइटेड अबाउट, तो वो क्लाइंट भरेगा आगे। तो इसका एग्जाम्पल एक दिया हुआ है यहाँ पे, रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंसेस ब्लैंक, तो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, आगे ब्लैंक वो भरेगा खुद। तो ये कंप्लीशन टेक्निक में आ जाता है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ सेंटेंस कंप्लीशन का। जैसे इविल स्पिरिट्स, आगे ब्लैंक, तो आगे वो लिखेगा हैज़ इविल थिंकिंग, इस टाइप से।
या एट नाइट आगे डैश आ जाएगा तो देयर वर स्टार्स इन द स्काई। तो इस तरीके से क्लाइंट भरता है, फिर इसके क्लाइंट के रिस्पॉन्स पे उसकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है। थोड़ा बहुत तो आप भी देखो पढ़ के बता सकते हो कि वो कितना पॉजिटिव सोचता है, कितना नेगेटिव सोचता है, कितना ऑप्टिमिस्टिक है, कितना वो। अब जैसे ये फॉर एग्जाम्पल हिज ग्रेटेस्ट डिज़ायर इज डैश, तो इन्होंने लिखा है इज टू गेट फर्स्ट पोजीशन, तो दैट मीन्स ये चाहते हैं कि वो फर्स्ट आए। तो थोड़ा बहुत तो आप एज अ लेमैन भी देख सकते हो कि कोई जो लिख रहा है उसके पीछे उसकी क्या थिंकिंग है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं थेरेपिस्ट भी। फिर एक्सप्रेसिव टेक्निक्स हो गई जिसमें वो खुद एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को क्लाइंट, जिसमें रोल प्लेइंग एक होता है कि रोल दे दिया जाता है प्ले करने के लिए, फिंगर पेंटिंग है, प्ले है, ड्राइंग है। अच्छा, अब रॉर्चैक की इन ब्लॉक टेक्निक क्या चीज़ है, ये 1921 में एक स्विस साइकेट्रिस्ट हरमन रॉर्चैक ने कंस्ट्रक्ट की थी। इसके अंदर 10 इंक ब्लॉट हैं, 10 ऐसी पिक्चर्स हैं जो इंक से बनाई हैं। पहली जो 5 है वो ब्लैक इंक की है, वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक से, और बाकी कलर्ड है। तो ये वाली टेक्निक क्या है, मेजर ऑफ बोथ इंटेलेक्चुअल एंड नॉन इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी ट्रेट, कि उसकी इंटेलिजेंस भी और बाकी चीज़ें भी जज करने के लिए ये टेक्निक यूज़ होती है। सब्जेक्ट्स आर आस्क्ड टू सिंपली स्टेट वेदर ईच इंक ब्लॉट लुक्स लाइक्स टू दैम, मतलब वही कि आपको ये क्या लग रहा है इंक ब्लॉट देख के, ये क्या चीज़ है, इस तरीके से पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि वो किस बेस पे बोल रहे हैं, कलर के हिसाब से, शेप को देख के, मूवमेंट को देख के, मतलब डिटेल में पूछा जाता है कि वो जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने आंसर दिया है वो किस बेस पे दिया है। उसका कलर देख के बोला है, उसकी शेप देख के बोला है, कि उसकी मूवमेंट कौन से पार्ट को देख के उन्होंने बोला है। तो ये भी पूछा जाता है। जैसे जैसे सपोज वो फोटो देख के कोई बोले कि मुझे इसमें बैट नज़र आ रहा है कोई, तो बैट आपको कौन सी चीज़ को देख के लग रहा है कि ये एक बैट है, तो कौन से पार्ट को देख के बोला है, ब्लैक कलर को देख के बोला है, ऐसे कलर कौन सा देखा आपने। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में पूछी जाती हैं। और इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है परफॉर्मेंस प्रॉपर, एक होता है इंक्वायरी, एक होता है स्कोरिंग। तो इसको हम नीचे डिटेल में पढ़ते हैं अभी इन तीनों का क्या मतलब है। तो परफॉर्मेंस प्रॉपर मतलब द एग्जामिनर इज आस्क्ड टू गेट सीटेड एंड रेपो इज एस्टेब्लिश। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना किसी भी टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए, मतलब कोई भी टेस्ट आप किसी के परफॉर्म कर रहे हो, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है आपको रेपो बनाना है उसके साथ। रेपो बनाना मतलब आप उसके साथ कंफर्टेबल, आपने एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना है। जब वो आए तो उसको बिठा के क्लाइंट को आपने उससे पहले प्यार से बात करनी है, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके आना है, थोड़ी फ्रेंडलीनेस दिखानी है, थोड़ा सा वार्मथ दिखाना है, ताकि जो क्लाइंट जो थोड़ा सा डरा भी हुआ है, ये सोच के आया है कि पता नहीं मेरे मेरे ऊपर किस तरह का टेस्ट करने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा उसको रिलैक्स करना है उस टाइम पे। तो पहली चीज़ तो ये हर टेस्ट के लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ होती है कि रेपो बनानी है, ताकि वो आप पे भरोसा करे कि आप कुछ उसके साथ गलत नहीं कर रहे हो। फिर उसके बाद उसको वो फ़ोटो दिखा के पूछना है कि व्हाट डू यू थिंक दिस कुड बी, वो फ़ोटो में कि आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है। अब उसमें नोट क्या करना है आपने एज अ थेरेपिस्ट या एज अ पर्सनालिटी असेसर, आपने क्या नोट करना है कि उसने कितना टाइम लिया उसको आंसर करने में, उसका रिएक्शन टाइम कितना था। फिर उसने पोजीशन ऑफ द कार्ड कैसे रखी हुई थी, कार्ड सीधा पकड़ा था तो आप ये वाला एरो लगाओगे, उल्टा पकड़ा था तो ये वी शेप का एरो लगाओगे। आपके पास जो स्कोर कार्ड होगा उसमें आप अपना ये सब चीज़ें नोट करोगे। उसने लेफ्ट की साइड घुमा के देखा, राइट की साइड घुमा के देखा, इस तरीके से आप इंडिकेट करोगे। एक एक चीज़ नोट करनी है यहाँ पे कि वो कितना टाइम लगा रहा है, वो किस तरीके से देख रहा है। उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो आपने वर्ड टू वर्ड नोट करना है। वो बैटिंग मतलब जैसे उसने बोला है एग्जैक्टली वैसे वर्ड टू वर्ड नोट करना है जो उसने बोला है। तो उसने टोटल टाइम कितना लगाया कार्ड लेने और कार्ड के आंसर देने में, वो रिएक्शन टाइम हो गया। टोटल 10 कार्ड्स होते हैं, तो टोटल रिस्पॉन्सेज आप सारे लोगे उससे। और द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिस्पॉन्स प्रोडक्टिविटी रेशियो। तो जितने रिस्पॉन्सेज उसने दिए हैं उसको हम रिस्पॉन्स प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, आर, रिस्पॉन्स प्रोडक्टिविटी रेशियो बोलते हैं। तो मोस्टली एडल्ट्स की 15 to 30 के बीच में आती है।
फिर तो ये पहली स्टेज थी परफॉर्मेंस प्रॉपर, अब दूसरी थी इंक्वायरी। तो इंक्वायरी क्या होती है, पहले तो आपने नोट कर लिया उसने जो जो भी बोला। अब इंक्वायरी में आप उससे फिर से पूछोगे सेकंड टाइम पे कि आपने जो आंसर दिया था वो आपने किस पार्ट को देख के बोला था, फोटो में कौन सी चीज़ को देख के आपने बोला था। आपको उसको बोलना है कि वो लोकेट करो वो पार्ट कौन सा है जिसको देख के आपको लगा कि ये एक बैट है। इस टाइप से आप डिटेल में उससे इंक्वायरी लोगे कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपको क्यों लग रहा है ये ऐसा है, क्या चीज़ आपने देखी, क्या आपने कलर देखा या कोई और चीज़, मतलब आप इंक्वायर कर रहे हो उसका रिस्पॉन्स, फिर से इंक्वायर कर रहे हो कि उसने क्या देख के बोला। फिर तीसरी चीज़ थी परफॉर्मेंस प्रॉपर, इंक्वायरी और स्कोरिंग था तीसरा। तो स्कोरिंग में अब आपने स्कोर्स देने हैं उसको। तो स्कोरिंग में आपने क्या करना है, लोकेशन के बेस पे स्कोर दोगे आप, डिटर्मिनेंट्स होते हैं कुछ उसके बेस पे स्कोर दोगे, फॉर्म क्वालिटी के बेस पे स्कोर दोगे। जैसे लोकेशन क्या है कि उसने किस पार्ट को देख के बोला था, उसके बेस पे स्कोरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल उसने पूरा इंक प्लॉट देख के कोई जवाब दिया है, उसने कोई एक पर्टिकुलर जगह को देख के जवाब दिया है, तो उसके बेस पे आप स्कोर देते हो। तो आप वहाँ पे WD इस तरीके से लिखते हो, मतलब W मतलब होल पूरा देख के, D मतलब कोई डिटेल देख के। डिटर्मिनेंट में आ जाता है कि जैसे फॉर्म, कलर, शेडिंग, मूवमेंट। उसने फॉर्म देखा था, कलर देखा था, शेडिंग देखी थी, क्या मूवमेंट देखी थी, तो उसको आप FCSM लिख दोगे। ओके, तो इस तरीके से आप उसको स्कोरिंग देते हो। फिर आ जाता है फॉर्म क्वालिटी। फॉर्म क्वालिटी का मतलब द प्रिसीशन विद विच द रिस्पॉन्स मैच द लोकेशन यूज टू देयर ओरिजिनलिटी, कि मतलब उन्होंने जो एक्चुअली में जो वो करा है वो कितना मैच कर रहा है उसके साथ, जो उन्होंने आंसर किया वो उस लोकेशन से कितना मैच कर रहा है। तो ये तीन चीज़ों के बेस पे आप उसको स्कोर देते हो। और भी इसमें चीज़ें हैं, जैसे उसने उस फिगर को ह्यूमन फिगर बोला है कि उसको एनिमल बोला है कि उसको ह्यूमन की कोई डिटेल बताई है, तो उस बेस पे आप लिख दोगे HAHD। तो ह्यूमन बोला है तो H, एनिमल बोला है तो A। अब अगर 2 पर्सन बोले होते तो ह्यूमन आता, बैट बोला है तो वो अब एनिमल में आएगा। तो इस तरीके से आप उस पर स्कोरिंग दोगे। और कुछ होते हैं उसमें से पॉपुलर रिस्पॉन्सेज होते हैं। पॉपुलर रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं कि जो रिस्पॉन्स ज़्यादातर लोग देते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग देख के अगर बोल रहे हैं कि वो बैट लग रहा है देखने में, तो वो पॉपुलर रिस्पॉन्स हो गया। अब कलर के बेस पे क्या पता चलता है हमें, अगर जैसे सपोज कलर का रिस्पॉन्स सुन के हम पूछेंगे कि आपने कलर देख के बोला तो क्या, तो कलर का रिस्पॉन्स से हमें ये पता चलता है कि उसकी इमोशनल स्टेट कैसी है, जो पर्सन है वो उसकी इमोशनल स्टेट कैसी है, वो हमें उसके कलर के रिस्पॉन्स से पता चलता है। तो मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन में आपको इतना ज़्यादा डिटेल में उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसकी इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आ रही है। बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये यूज़ कैसे करते हैं, कि पहले आप उसको दिखाते हो और उसकी रिएक्शन टाइम और उसकी पोजीशन ऑफ द कार्ड नोट करते हो, उसका रिस्पॉन्स नोट करते हो। फिर आप इंक्वायरी करते हो कि उसने क्या देख के ये सब बोला था। इंक्वायरी में आप लोकेशन, डिटर्मिनेंट, ये सब चीज़ें पूछते हो उससे, फिर उसके बेस पे आप उसको स्कोर देते हो। तो बेसिकली ये है। फिर आता है दूसरा वाला, जो ये भी इंक ब्लॉट टेस्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा बेटर माना जाता है। जो अभी हमने ऊपर रॉर्सैक का जो पढ़ा इंक ब्लॉट, ये वाला टेस्ट उससे थोड़ा सा बेटर माना जाता है, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो अभी यहीं ख़त्म कर रही हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।